जय हिंद दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर मई 12th में हम लोग ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, जिसका रेलेवेंस सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए भी होगा, वहां भी तुम्हारे काम आएगा। देन वी विल सी रिवर्स एंड डैम्स इन न्यूज। जो रिवर और जो डैम जिससे रिलेटेड अभी न्यूज में काफी मेंशन था, ऑब्वियसली यू कैन सी रिलेटेड टू इंडस वाटर और उनके ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड, तो वो हम लोग एक एमसीक्यू यहां करेंगे। देन डोकरा या ढोकरा आर्ट, बिकॉज दिस आर्ट फॉर्म वॉज मेंशनड इन न्यूज, ये न्यूज में मेंशन था ये आर्ट फॉर्म। प्राइम मिनिस्टर अपने विजिट पर फॉरेन डिग्नेटरीज को, दूसरे फॉरेन नेशन के अपने काउंटर पार्ट को उन्होंने ढोकरा आर्ट गिफ्ट किया था। और ऐसे क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के वो हिडन सेक्शन होते हैं ना, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वी विल सी डोकरा और ढोकरा आर्ट। देन स्पेस ओमिक्स, ये भी करंट के एक इवेंट से रिलेटेड है। सुनीता विलियम्स काफी लॉन्ग टाइम तक स्पेस में रहने के बाद वापस आती हैं, तो ये टर्म क्वाइन हुआ, ये टर्म यूज हुआ, स्पेस ओमिक्स, इस टर्म को डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वी विल सी ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025, जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। ओके, सो स्टार्ट विथ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। पहला एमसीक्यू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके बारे में पहला स्टेटमेंट क्या है कि द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। और इसका पर्पस क्या होता है? एंड एम्फेसाइजेज, यूएनडीपी पब्लिश करती है, एंड एम्फेसाइजेज ह्यूमन वेलबींग ओवर मेयर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी पब्लिश करेगी, और ये आगे जो पार्ट लिखा हुआ है, इट एम्फेसाइजेज ह्यूमन वेलबीइंग ओवर मेयर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हमारा एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से। जिस इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोज हम लोग जीडीपी के फॉर्म में मेजर करते हैं, तो हमारा एचडीआर ना, इसका जो क्राइटेरिया है, इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू वाइज इट इज मोर एज कंपेयर टू जीडीपी। क्योंकि जीडीपी में हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करते हैं, बट ह्यूमन का डेवलपमेंट, किसी भी रीजन का, किसी भी कंट्री के ह्यूमन का डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में मेजर नहीं किया जा सकता है। और हमारा एचडीआर इसी चीज को सिग्निफाई करता है, दैट इट इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिलेट्स टू और गोज टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जब ओवरऑल ग्रोथ होगा तब जाके प्रॉपरली ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। 2025 की ह्यूमन रिपोर्ट का टाइटल क्या है? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। कि एज ऑफ एआई, एआई के टाइम में, मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है एआई के टाइम में, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा होगा, एआई का जो ग्रोथ हो रहा है, जिस टाइप से एआई का ग्रोथ आगे चल रहा है, हाउ वुड इट अफेक्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट, किस तरह से ये ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, इस बारे में बात कर रहा है। यही हमारा थीम था इस बार के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का, दैट वॉज द थीम। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया मूव्ड फ्रॉम द मीडियम टू हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी इन एचडीआई रैंकिंग। तो एक्चुअली में इंडिया अभी भी हाई ह्यूमन कैटेगरी वाले कैटेगरी में नहीं गया है, इंडिया अभी भी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है। ओके, लेट्स सी, और डिटेल में देखते हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर एक आर्टिकल छपा था, आप आर्टिकल को देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है? इंडिया क्लाइम्स 3 स्पॉट्स टू 130 among 193 nations in human development index, but inequality continues to be a burden। बट फिर भी inequality अभी भी एक बर्डन है। इसी न्यूज आर्टिकल को अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं तो तुम यहां देख सकते हो, क्या देख सकते हैं कि यूएनडीपी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यूएनडीपी की रिपोर्ट दे ही रहा है, इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर इंप्रूव्ड फॉर 0.676, 0.676 कब भाई? 2022 में 0.685, 0.685 इन 2023। तो थोड़ा इंप्रूवमेंट तो हुआ है, और इंप्रूवमेंट होने की वजह से ही हमारा रैंक भी इंप्रूव हुआ है। कितना? 130, लेकिन अभी भी आप 130th रैंक पर हैं, तो ऑब्वियसली आप हाई कैटेगरी में तो जा नहीं सकते, राइट? चलिए, नाउ लेट्स सी मोर। अब हम और देखते हैं इसके बारे में। जस्ट वेट।
फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट का वैलिडिटी हमने चेक कर लिया था। फर्स्ट स्टेटमेंट का वैलिडिटी था कि यूएनडीपी इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है और यूएनडीपी के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ से कहीं ज्यादा ह्यूमन ग्रोथ होता है। सेकंड थीम भी क्लियर है, थीम याद रखना एग्जामिनेशन में आता है, अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। एआई के एज में मैटर ऑफ चॉइस ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर, दैट वाज द थीम। नाउ हम स्टेटमेंट 3 की बात करें कि स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा था कि इंडिया मिडिल वाले ग्रुप से, मीडियम वाले ग्रुप से हाई डेवलपमेंट वाले ग्रुप में ट्रांसफर हो चुका है। दैट इज रॉन्ग। कैसे रॉन्ग भाई, यहां देखो। अब एक्चुअली में जितना कट ऑफ स्कोर होता है ना, उस कट ऑफ स्कोर के अकॉर्डिंग एक परफॉर्मेंस टीयर बनाया जाता है, एक परफॉर्मेंस साइकिल बनाया जाता है, परफॉर्मेंस का बेस बनाया जाता है। तो अगर किसी भी कंट्री का स्कोर बिलो 0.600 है तो वो लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले ग्रुप में आएगा। अगर कंट्री का स्कोर 0.600 से 0.699 के बीच है तो वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के ग्रुप में आएगा। और अभी हमने देखा कि इंडिया का 2023 में प्रेजेंट स्टेटस कितना है, 0.685। तो जब 0.685 है तो इस वाले ही ग्रुप में आया है ना, दैट्स वाई ये एरो देखो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स इंडिया अभी भी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाले में है। 693 से या 0.699 से इन खींच कर गए 0.70 से 0.799 में, तब हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है। होप इंडिया जल्द इस कैटेगरी में पहुंच जाए, वो सबके लिए अच्छी बात होगी, पूरे नेशन के लिए। और अगर 0.80 से 1 वाले कैटेगरी में जा रहा है तो फिर वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके लिए अभी काफी लंबे टाइम तक मेहनत करने की जरूरत है। तो ये तो रिपोर्ट की बात हो गई। रिपोर्ट का आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से यूएनडीपी ने पब्लिश किया था थीम के साथ, अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। एआई के एज में एक मैटर ऑफ चॉइस। इंडिया के बारे में स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे एक मेंशन था, ओवर 135 मिलियन इंडियंस escaped multi-dimensional poverty between 2015-16 and 2019-21। 2015-16 और 2019-21 के बीच में, दिस इज ए गुड फिगर, that 135 million Indians मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को पीछे छोड़कर आगे निकल चुके हैं। दैट इज अ गुड फिगर। इस फिगर को याद रखना, आप इस फिगर को ध्यान रखना। 135 मिलियन इंडियंस एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड वी विल डिस्कस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एज वेल। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये फिगर आप अभी याद रखिएगा। नाउ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर का, इस एचडीआर रिपोर्ट ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसके बारे में तो मेंशन किया ही, साथ ही साथ इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब आईएचडीआई, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में भी बात करता है। एक्चुअली में ये सारे इंडेक्स को अभी छोड़ो, बस समझने की बात यह है कि जब भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करेगा तो उस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो सारे एस्पेक्ट देखेगा। वो देखेगा डिफरेंट जेंडर का एस्पेक्ट, उन जेंडर का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, सोशल ग्रोथ कैसा है, फिर उन जेंडर में रेस्पेक्टिव ग्रोथ कैसा चल रहा है, डिफरेंट ग्रुप्स का देखेगा, कितने लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर जा चुके हैं, कितने लोग अभी भी पॉवर्टी इंडेक्स में हैं। सो ऑल सच थिंग्स आर मेजर्ड एंड तब फाइनली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है। इतने ये सारे डिटेल्स अगर नहीं भी याद रहे तो एटलीस्ट याद रखिएगा कि सब चीजों को देखा जाएगा, इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट देखा जाएगा, है ना। एग्जामिनेशन के लिए हम बनाएंगे कैसे, तो इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट देखा जाएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखा जाएगा, जेंडर इनइक्वालिटी एंड जेंडर डेवलपमेंट। ये ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डिसाइडिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ एनी नेशन। किसी भी नेशन की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जानने के लिए यूएनडीपी की अगर बात करें तो ये यूएनडीपी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी जिसका मेन टारगेट क्या है, मेन वर्क क्या है, एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। कि पॉवर्टी दूर करना, गरीबी दूर करना, और गरीबी दूर करते हुए एक सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर करना, सो दैट गरीबी दूर सिर्फ इकोनॉमिक टर्म में नहीं हो, जेंडर के टर्म में, इनइक्वालिटी के टर्म में, सारे टर्म में गरीबी दूर हो। एंड दैट्स वाई इसके 3 फोकस एरिया बन जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पीस बिल्डिंग। ये भी यूएनडीपी का एक फोकस एरिया है, क्योंकि अगर पीस रहेगा, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से करेगी तो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सकेगा। एंड क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस, क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं कि सपोज स्लम एरिया की बात करें या फिर
वैसे रीजन जहाँ पे फ्रिक्वेंट फ्लड आते हैं, स्लम एरिया जहाँ पे अर्बन फ्लड का फिनोमेनन होता है, देन दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड, दिस हैज बीन स्टडीड कि विमेन वाला जो ग्रुप है, जो फीमेल जेंडर है, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि उसको अपने घर का खाना बनाना है। अब घर के किचन में पानी घुस गया, अब घर के किचन में जब पानी जा चुका है, चाहे वो अर्बन फ्लड हो या रिवर का पानी हो, पर खाना बनाने की जिम्मेदारी अब भी उस पर है। सैनिटेशन के कई इश्यूज फीमेल को फेस करने पड़ते हैं, एंड दैट्स वाई डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसे डिजास्टर्स को भी, चाहे वो अर्बन फ्लड का हो जो गुवाहाटी में आए दिन देखते हैं, इंडिया के बड़े सिटीज में आए दिन देखते हैं, उन सब चीजों को भी दूर करना यूएनडीपी के एक फोकस एरिया में आता है। सो रिमेंबर दिस 3 फोकस एरिया कि यूएनडीपी ओवरऑल ग्रोथ के लिए इन सब चीजों पे वर्क करेगा। फंडिंग की जहां तक बात करें तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है यूएनडीपी में, जितने भी मेंबर नेशन हैं वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करते हैं और यूएनडीपी की ओवरऑल फंडिंग होती है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग डैम्स विथ द रिवर्स दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑन। अब तुम बोलोगे कि सर ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ क्यों प्री सिक्योर में? क्योंकि गाइज अभी करंट में ये न्यूज है। क्या न्यूज है? इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया ओपन्स 2 गेट्स एट बगलिहार डैम ऑन चेनाब रिवर डेज आफ्टर शटिंग देम। अभी इंडस वाटर ट्रीटी में, इंडस वाटर ट्रीटी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हारे साथ यहाँ यूट्यूब पे कर रखा है। जितने भी एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी पे ही यहाँ पर है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद ये हमारा पहला रिस्पॉन्स था और ये रिस्पॉन्स हमने यहाँ पर दिखाया था। सो इस वीडियो को फिर से देख लीजिए अगर अभी तक आपने देखा नहीं है, नोट्स नहीं बनाया है तो। और यहाँ पर भी मैंने बगलिहार डैम का मेंशन किया था, बगलिहार डैम जो कि चेनाब रिवर पर है। अब बगलिहार डैम के अलावा बाकी जो डैम्स मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाए, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर, भाखरा नंगल डैम, भाखरा डैम सतलज रिवर एंड टेहरी डैम भागीरथी रिवर। तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन तो बन गया, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन बन गया जिसमें बगलिहार डैम जो कि चेनाब रिवर पर है, करंट का पार्ट उसमें इंक्लूड हो गया। What you should do, you should go through this video again। और यहाँ पे बगलिहार डैम के अलावा जम्मू एंड कश्मीर रीजन में और भी जो डैम्स हैं जो इंडस के ट्रिब्यूटरीज पर बेस्ड हैं, उनकी एक लिस्ट वहां से नोट करके बना लीजिए और याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ढोकरा या ढोकरा। ढोकरा बोलना है, ढोकला नहीं बोलना है, खाने वाला ढोकला नहीं, ढोकरा, DHOKRA या फिर डोकरा, दोनों सही है। ये डोकरा आर्ट वर्क है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेटेलिक आर्ट वर्क डोकरा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्यों क्वेश्चन? क्योंकि ये न्यूज में था। प्राइम मिनिस्टर मोदी गिफ्ट्स ब्रास डोकरा पीकॉक थीम्ड बोट टू थाई PM सिल्वर गोल्ड कफलिंग्स टू हिज स्पाउज। कि जब वो थाईलैंड जा रहे हैं वहां के PM को और उनके PM के स्पाउज को वो डोकरा आर्ट के बने हुए कफलिंग्स या बाकी चीजें गिफ्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस डोकरा आर्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रेडिशनल मेटल क्राफ्ट प्रैक्टिस्ड बाय ढोकरा और डमार ट्राइब्स। प्रैक्टिस्ड बाई ढोकरा डमार ट्राइब्स। एकदम सही बात है, इन ट्राइब्स के नाम पर ये ढोकरा आर्ट भी पॉपुलर है। ये यहाँ पे आप आर्ट फॉर्म देख सकते हैं, मेटालिक आर्ट फॉर्म है एंड ट्राइबल कल्चर को भी रेफर कर रहा है, ट्राइबल कल्चर को भी दिखा रहा है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इंटरनेट पे आपको कई पिक्चर देखेंगे। द टेक्निक इज यूज्ड इन ढोकरा आर्ट इज नोन एज द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक जिसके एग्जाम्पल हम कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इवन PYQ एनालिसिस में भी कई बार तुम्हें करवाया है कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक में क्या, सपोज ये पेन बनानी है तो पहले क्या किया जाता था, ये पेन क्या किया, किस चीज का पेन ये बना लिया जाएगा, ये पेन बनाया जाएगा वैक्स का, लॉस्ट वैक्स बोल रहे हैं ना, तो वैक्स का, मोम का। फिर उसके ऊपर क्या किया जाएगा, क्ले का लेयर चढ़ा दिया जाएगा, मिट्टी का, फिर एक होल छोड़ दिया गया नीचे, उसके बाद गर्म किया जाएगा उस क्ले को सूखने के बाद। तो क्ले, मिट्टी सूख गया है, अब गर्म किया जा रहा है तो मिट्टी को तो नुकसान नहीं है, वो जो क्ले है, मोम है, वो बहते हुए नीचे से निकल गया। फिर इसे उल्टा किया गया और इसमें मेटल डाल दिया गया, सपोज ब्रास डाल दिया गया या कोई और मेटल डाल दिया गया, सिल्वर भी डाल दिया गया, सिल्वर भी कर सकते हैं, वो भी मेटल है। और फिर उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ दिया गया। जब पूरी तरह सूख गया तो क्ले को ठोक कर हटा दिया गया, क्ले हट गया, क्या बचा बंदर, मेटल का ये वर्क। और जो वैक्स शुरू में यूज हुआ था वो तो लॉस्ट हो चुका है। दिस इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी प्रैक्टिस किया जाता था, इंडिया के अलग अलग रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है, और ये जो हमारे ढोकरा डमार ट्राइब है वो भी प्रैक्टिस करते हैं। रिमेंबर दिस, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। ढोकरा आर्टिस्ट आर प्राइमरली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। ये स्टेटमेंट गलत है। दे आर नॉट प्राइमरली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात, दे आर एक्चुअली फाउंड इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ रीजन। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ रीजन के हैं हमारे ढोकरा डमार ट्राइब्स। ये चीज याद रखिए, बाकी दोनों एक्सप्लेनेशन तो आपको मिल चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्पेस ओमिक्स। स्पेस ओमिक्स, ये द हिंदू ने एक बढ़िया आर्टिकल छापा था अपने एक्सप्लेन्ड वाले में। क्या आर्टिकल है? व्हाट डज स्पेस फ्लाइट डू टू द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के साथ क्या होता है जब हम काफी लंबे टाइम तक स्पेस में टाइम स्पेंड करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या होता है, और उससे रिलेटेड ही ये टर्म आया स्पेस ओमिक्स। अगर हम स्पेस ओमिक्स की बात करें तो स्पेस ओमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्पेस ट्रेवल अफेक्ट्स एस्ट्रोनॉट्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ये जो पहला स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए है, यही करेक्ट स्टेटमेंट है कि स्पेस ओमिक्स बताता है कि एस्ट्रोनॉट्स के बॉडी के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है उनके बायोलॉजिकल सिस्टम पे मॉलिक्यूलर लेवल पर। ना सिर्फ वो बीमार हो जाते हैं या सोसाइटल वे में भी काफी टाइम तक, जैसे सुनीता विलियम्स के साथ हुआ, काफी लंबे टाइम तक स्पेस में रहना पड़ा उनके फेलो एस्ट्रोनॉट को। तो इतने लंबे टाइम तक स्पेस में रहने के बाद आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आता ही है, फिजिकल भी आता है, और फिजिकल प्रेशर इवन मॉलिक्यूलर लेवल तक आता है। दैट इज स्पेस ओमिक्स। इसी को स्पेस ओमिक्स बुलाया जाता है, इसी के स्टडी को स्पेस ओमिक्स बुलाया जाता है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ना सिर्फ इसरो बल्कि नासा, यूरोपियन यूनियन की एजेंसीज, रशियन एजेंसीज, सब लोग आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही है। एक अभी भी काफी हद तक हमने एक्सप्लोर कर लिया है, बट स्टिल पूरे यूनिवर्स का बस थोड़ा सा ही जान पाए हैं। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन काफी बड़ा है। अभी तो हम इंटरस्टेलर बने नहीं है एक्चुअली में, तो जब इंटरस्टेलर बनेंगे तब हमें ये स्पेस ओमिक्स जैसी स्टडी काफी हेल्प करेगी। रिमेंबर दिस फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, यहां इस इमेज को देखिए, 7 to 9 मई 2025, मतलब रिसेंट की कहानी है। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025। यहां पर आपको 3 लोगो दिख रहे हैं, एक लोगो तो इसरो का है ही, और बाकी हम देखेंगे कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी याद रखना है। रिमेंबर दिस, ऑर्गेनाइज कहाँ किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है इसरो के अलावा, इसका क्या रोल है, दैट वी विल स्टडी। अभी हम स्टडी करेंगे इस क्वेश्चन से, ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस से। पहला स्टेटमेंट क्या है? दिस ग्लोबल एक्सप्रेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस इज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इसरो, द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है, ASI का मतलब क्या है? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एंड द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। यस, दिस इज करेक्ट। इन तीनों एजेंसी ने मिलकर ही ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। कहाँ ऑर्गेनाइज किया? न्यू दिल्ली में। The 2025 theme, Reaching New Worlds, a Space Exploration, RENAISA, focuses on innovation, inclusivity and international cooperation। RENAISA की बात करें, देखो ये RENAISA टर्म हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब लोगों ने ऑर्थोडॉक्स आइडिया छोड़ दिए, जब लोगों की सोच रीजनिंग साइंटिफिक चीज़ों पे बेस्ड होने लग गई, उसी को RENAISA या पुनर्जागरण बोला गया। जब हमने रिजेक्ट कर दिया कि सती जैसी प्रथा नहीं चलेगी, वुमेन एडुकेशन भी होना चाहिए, हम सी रूट एक्सप्लोरेशन करेंगे, दैट वॉज RENAISA। यहाँ पे जो थीम है, ये थीम भी एकदम करेक्ट है। उसमें इन्होंने यूज किया है रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन RENAISA, कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया पुनर्जागरण हो रहा है जब हम न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया की तरफ पहुंचेंगे। मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन जो अभी मैंने टर्म बोला ना, इंटरस्टेलर बनना, नई दुनिया खोजना, यही इस स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट का पर्पस था, कॉन्फ्रेंस का पर्पस था। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। अब हम जरा देखते हैं इन एजेंसीज के बारे में, दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है। हम इसरो ने, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, इन तीनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, दैट वी नो। इसरो के बारे में एक इंफॉर्मेशन अभी याद रखो तुम, कि इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन August 15, 1969। अपार्ट फ्रॉम इसरो, लेट्स सी अबाउट एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। तो हाँ, कम टू दिस, हम सबसे पहले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की बात कर लेते हैं। तुम्हारे लिए मैंने एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया भी बनाकर रखा है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की बात करें तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन जो है ये 1951 में फाउंड होता है, जिसमें लगभग 500 मेंबर्स हैं। अब ये 500 मेंबर्स सिर्फ देशों से नहीं होंगे, इसमें 78 कंट्रीज हैं। 78 कंट्रीज के अलावा बाकी और जो स्पेस एजेंसीज हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के केस में काम कर रही हैं, वो सारे इस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के पार्ट बनेंगे। सेकेंड थिंग, 2025 IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड
जो विनर है वो एस सोमनाथ साहब है। यही हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वो एक अवार्ड देता है। अवार्ड का नाम क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 एक इंडियन को दिया गया था। मतलब हमारे लिए प्राउड की बात है। कौन से इंडियन को? प्रोफेसर एस सोमनाथ सर को दिया गया, जो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन है। हम सब जानते हैं, हम सब ने उन्हें देखा भी है। एंड जो अभी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। He received the award for the remarkable achievement of Chandrayaan 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। चंद्रयान 3 मिशन, यू हैव स्टडीड अबाउट चंद्रयान 3 मिशन, पर एक बार फिर से चंद्रयान 3 मिशन के अचीवमेंट्स देख लीजिएगा ब्रीफ में कि चंद्रयान 3 का अचीवमेंट क्या था। पहले भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है और तुमसे अभी भी पूछ सकता है। सो जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन, एक बार फिर से देख लीजिए। एस सोमनाथ साहब, अब तो ये इसरो से रिटायर हो चुके हैं। प्रेजेंट में इनका क्या पोजीशन है, अभी ये कौन सा पोजीशन होल्ड करते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा एस सोमनाथ साहब के बारे में। और 2024 आईएएफ मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, ये स्पेस अवार्ड इनको ही मिला था। नाउ अब अगर हम इंडिया के एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करें, तो इंडिया का एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी 1990 का डेवलप्ड इस्टेब्लिश किया हुआ है, जो कि एक प्रेस्टिजियस अवार्ड, कौन सा अवार्ड? आर्यभट्ट अवार्ड देने का काम करता है। आर्यभट्ट, हाँ, एक जीनियस, गुप्त पीरियड के जीनियस, गुप्त पीरियड में थे। हालांकि गुप्त राजा के ये नवरत्न नहीं है, नवरत्न के बाहर के हैं, बट गुप्त पीरियड में ही थे। इनकी लेबोरेटरी तारंगना बिहार में है। ये तारंगना बिहार जहानाबाद और पटना के पास पड़ता है। जहानाबाद एंड पटना के पास पड़ता है, गया के भी पास पड़ेगा। मतलब इन सब रीजन से ये तारंगना बिहार रीजन, जहां पर आर्यभट्ट ने अपनी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी, वहां का है वो। यहीं पर आर्यभट्ट अपनी लेबोरेटरी में स्टडी करते थे। एंड यहाँ पर स्टडी करते हुए उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में, इवन मैथमेटिक्स के बारे में कई ऐसे इनोवेशंस, कई ऐसी चीज़ें बताई जो इंडिया के एंशिएंट पीरियड में तो काफ़ी रिमार्केबल था ही। मिडाइवल पीरियड में वो चीज़ें हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, दैट्स वाई हम थोड़े पीछे हो गए, बट आज भी उनका काफ़ी रेलेवेंस है। जैसे जीरो, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, वो यहीं से शुरुआत हुआ था, आर्यभट्ट से। सो एस्ट्रोनॉट्स जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं, उनको आर्यभट्ट अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, कौन आर्यभट्ट अवार्ड देता है एस्ट्रोनॉट्स को? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। हम 2024 के आर्यभट्ट अवार्ड की बात करें तो डॉक्टर सुब्बा राव पवलोरी जी को, डॉक्टर सुब्बा राव को आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया। ये भी एस्ट्रोनॉटिकल साइंस से रिलेटेड है। ये फाउंडर सीईओ हैं और चेयरमैन है किसके? अनंत टेक्नोलॉजीज के। ये अनंत टेक्नोलॉजीज जो है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के केस में, स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों टाइप के सपोर्ट देने का काम करती है। तो इनके इस वर्क के लिए इनको आर्यभट्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सुब्बा राव पवलोरी जी को। नाउ ये क्वेश्चंस थे आज के प्री सिक्योर के। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि लास्ट 10th में प्री सिक्योर को मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया था। पहला क्वेश्चन क्या था? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे, क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मैंने एक्सप्लेन भी किया था और उस पे बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला क्या? सबडक्शन जोन्स आर फॉर्म्ड वेयर वन टेक्टोनिक प्लेट इज फोर्स्ड बीनीथ अनदर लीडिंग टू इंटेंस सिस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। मतलब समझ लो ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और सबडक्शन जोन होता है जब एक इसके नीचे ऐसे चले जाता है या ऐसे चले जाता है, और इस केस में सिस्मिक एक्टिविटी होगी क्योंकि प्लेट्स अभी ऐसे हैं, वो एक के ऊपर के नीचे चले जाएगा या ऐसे नीचे चले जाएगा तो सबडक्शन जोन क्रिएट होगा और भूकंप तो आएगा ही। ये भूकंप फिर वोल्केनिक एक्टिविटी सुनामी में भी कन्वर्ट होता है। The Pacific Ring of Fire is primarily associated with divergent plate boundary. Actually divergent plate boundary नहीं है, convergent plate boundary है, क्योंकि convergent plate boundary के केस में सबडक्शन पॉसिबल है, divergent plate boundary के केस में सबडक्शन उतना इजीली नहीं पॉसिबल होगा। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, convergent plate boundary कीजिए। Island arcs like Japan and Philippines are formed as a result of subduction process in this zone. Yes, island arc कह के बुलाया जाता है किसको? जापान को, फिलीपींस को। ये इसी सबडक्शन जोन प्रोसेस के अकॉर्डिंग बने हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच प्रोन टू वोल्केनिक एक्टिविटीज, टू अर्थक्वेक। और हम हमेशा देखते रहते हैं अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी।
हमने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर देखा था, सुनामी वार्निंग्स देखी है, ये सब रीजन में हो चुका है। चलिए, सो 1 and 3 इज करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट, आंसर आपका ए होगा इसका। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो अर्थ आवर इनिशिएटिव से रिलेटेड था। अर्थ आवर इनिशिएटिव इज अ ग्लोबल एनवायरमेंटल मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी। क्या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इसको प्रमोट किया है? तुम सब जानते हो कि नहीं, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का काम है, WWF का। इट इन्वॉल्व्स वॉलंटरली स्विचिंग ऑफ नॉन एसेंशियल लाइट्स फॉर 1 hour टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, यहां कट करके हम WWF लिख लेते हैं, ये हमने पढ़ा भी था उस रोज। दूसरा स्टेटमेंट सही है, अवेयरनेस फैलाने का काम होता है कि जब हम नॉन एसेंशियल लाइट, अब ये ऑर्गेनाइज कब किया जा रहा है? एनुअली ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, ये ठीक है। अब सपोज लीजिए लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को आपकी क्लास चल रही है, तो क्लास चलने के ड्यूरेशन में हम लाइट ऑफ नहीं कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो इसेंशियल लाइट है, पढ़ाई चल रही है, ऑफिस का काम चल रहा है, चलेगा। नॉन इसेंशियल लाइट को हम बाथरूम के लाइट को, गैलरी के लाइट को, इन सबको बंद कर सकते हैं, बालकोनी की लाइट को। ठीक है, सो यहाँ 2 was wrong, 1 and 3 is the answer. Next, greenium. Greenium. Greenium is actually green premium. Green plus premium. This is related to green bond. अब ये चीज याद रखिएगा, ग्रेनियम को ब्रेक करने के लिए ग्रीन प्लस प्रीमियम, ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड है। अब उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ें तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है? अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन कंपनीज फेलिंग टू मीट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। नहीं भाई, द प्रीमियम इन्वेस्टर्स पे फॉर ग्रीन बॉन्ड्स रिजल्टिंग इन लोअर बोरोइंग कॉस्ट फॉर इशूअर्स। करेक्ट आंसर। बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लो। सी, अ गवर्नमेंट सब्सिडी, सब्सिडी की कोई बात नहीं हो रही है। एन एडिशनल इंटरेस्ट रेट, क्यों एडिशनल इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा जब ग्रीन है तो? So second is correct. The premium investors pay for green bonds, resulting in lower borrowing cost for issuers. Suppose एक कोई कंपनी है, वो बॉन्ड इशू कर रही है और उस कंपनी का काम ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने का है जो या तो ग्रीनरी को प्रमोट करेगा या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करेगा, CO2 लेवल को कम करेगा। तो वो जब बॉन्ड इशू कर रही है हम उसको ग्रीन बॉन्ड बुला सकते हैं, और ग्रीन बॉन्ड जब बुलाएंगे तो उसके प्रीमियम का जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगा। ग्रीनियम इसी चीज को रेफर करता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। इट इज अ बाइनल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर दैट असेसेस द हेल्थ ऑफ द प्लैनेट बाय ट्रैकिंग ट्रेंड्स इन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। इट हैज रिपोर्टेड एन एवरेज 73% डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इन लास्ट 50 ईयर्स सिंस 1970। कि 1970 से लेकर क्या बोला जा रहा है? इट इज अ बाइनल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय WWF फॉर assessing the health of the planet by tracking trends in global biodiversity। एकदम करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या? It has reported an average 73% decline in wildlife population। Just a minute। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है गाइज, WWF प्रेजेंट करता है। लास्ट प्री सिक्योर में भी मैंने इस रिपोर्ट के बारे में बताया था। क्या प्रेजेंट किया है इसने? एवरेज 73% डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इन लास्ट 50 ईयर्स। लास्ट 50 ईयर्स में मतलब 1970 से एवरेज 73% डिक्लाइन है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में। एंड दिस इज वेरी अलार्मिंग, ये काफ़ी अलार्मिंग है कि 73% डिक्लाइन हो रहा है। किस में डिक्लाइन हो रहा है? वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में। एंड दैट्स वाई दिस थिंग शुड बी एड्रेस्ड। दैट्स वाई इंडिया में इतने सारे कंजर्वेशन एफर्ट चल रहे हैं और बाकी नेशंस में भी चलाने की जरूरत है। द हाईएस्ट डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी वाज रिपोर्टेड इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, देन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मरीन इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और हमारा टेरेस्ट्रियल मरीन इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इसलिए इतना ज़्यादा अफेक्टेड है क्योंकि पॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। अर्बन सिटीज़ में छोटे छोटे फ्रेश वाटर के इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड हो गया, छोटे रिवर हो गई, ये भोरोलू जैसा रिवर हो गया, ऐसे कई रिवर्स हैं जो कि नाले में कन्वर्ट हो चुके हैं। उस रिवर के ऊपर या बिल वाला रीजन हो गया, उस रिवर के ऊपर, बिल के ऊपर, ऐसे वेटलैंड्स के ऊपर लोग क्या करते हैं? घर बना देते हैं, कचरे डाल देते हैं। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा नुकसान फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हो रहा है, देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड फाइनली मरीन इकोसिस्टम को। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। रिमेंबर ऑल दिस 3 आर करेक्ट। और ये डाटा भी याद रखिएगा लर्निंग प्लैनेट रिपोर्ट से रिलेटेड।
आज 12th में का प्री सिक्योर का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे आंसर करके, वो है लिथियम ट्रायंगल। कि ये जो लिथियम ट्रायंगल है ये कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल। ये सर्च कीजिएगा, लिथियम ट्रायंगल कौन से ये कंट्रीज हैं पार्ट। लिथियम ट्रायंगल क्या होता है ये मैं कल तुम्हें बताऊंगा, बट फर्स्ट तुम एफर्ट डालोगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, द इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क इनमें से किसका एक इनिशिएटिव है। दिस इज फॉर टुडेज प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज के प्री सिक्योर में इतना ही। कल फिर से हम लोग प्री सिक्योर में करंट अफेयर्स एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टडी वेल, टेक केयर, जय हिंद।